लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से और असीम जी भी हमारे साथ हैं जो आपको कुछ ऐसी खबरें बताएंगे जो बजट से रिलेटेड हैं और जहां पर आपको बहुत अच्छा स्टॉक मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। सबसे पहले जुड़ते हैं असीम जी से। असीम जी, आपके पास कोई खबर है आईटी रिलेटेड? बताइए कौन सा सेक्टर है जहां पर आपको मोहर लगती हुई दिख रही है सरकार की तरफ से? देखिए, पिछले साल सरकार ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम की शुरुआत जो है वो की थी। इस स्कीम को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो मिला था। इसके अंदर फॉक्सकॉन, सैमसंग, डिक्सन, पेगाट्रॉन जैसी कंपनियों ने आवेदन जो है वो किया था। अब इस सरकार इस स्कीम का दायरा बढ़ाने की तैयारी जो है वो कर रही है। खासतौर पर इसके अंदर लैपटॉप बनाने वाली कंपनियां, टैबलेट्स बनाने वाली कंपनियों के साथ साथ स्मार्ट वॉचेस, वायरलेस हेडसेट, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, पीसीबी बनाने वाली कंपनियों को स्कीम के अंदर शामिल जो है वो किया जा सकता है। जो आईटी मंत्रालय है उसने इसका ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर है। करीबन 10,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो है कंपनियों को दिए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जो आईटी मंत्रालय ने उसका ड्राफ्ट जो है वो वित्त मंत्रालय को जो भेज दिया है और वित्त मंत्रालय जो है बजट के अंदर इस स्कीम की घोषणा जो है वो कर सकता है। एक बार सरकार इस स्कीम की घोषणा जो करती है तो भारत में इनको मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा जो मिलेगा। खासतौर पर कभी सारे इन कंपोनेंट्स का आयात जो है किया जाता है, लेकिन सरकार चाहती है कि भारत इन कंपोनेंट्स के अंदर भी जो है आत्मनिर्भर जो है वो बने। इनका मैन्युफैक्चरिंग जो है भारत के अंदर शुरुआत हो, भारत इसके लिए एक बड़ा हब बन के उभरे, तो सब बजट में इसको मंजूरी जो मिल सकती है। और उसके बाद सरकार जो है कंपनियों से आवेदन मंगाने की शुरुआत जो है वो करेगी और उनको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो है वो दिए जाएंगे। चलिए, पीएलआई स्कीम पर आप ध्यान रखिए, यहां पर आपको मोहर लगती हुई दिख सकती है उन सेक्टर्स के लिए जो फिलहाल इस पर कवर्ड नहीं है, खासकर लैपटॉप्स, खासकर हैंडहेल्ड डिवाइसेस। लक्ष्मण जी आपसे जुड़ेंगे, बताइए क्या अहम खबर है आज के सत्र के लिए आपके पास बजट के लिए? देखिए, मुझे जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक इस बार का जो बजट है वो बाकी सेक्टर के लिए तो जो ऐलान होगा, लेकिन फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। गेम चेंजर इसलिए मैं कह रहा हूं कि फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए जो सबसे ज्यादा चर्चा में और सबसे चिर प्रतीक्षित जो प्रस्ताव था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसका ऐलान आप इस बजट में देख सकते हैं। यानी जिस तरीके से रसोई गैस के सब्सिडी सरकार सीधे उपभोक्ता के खाते में देती है, वैसे ही फर्टिलाइजर सब्सिडी सीधे किसानों खाते में दी जाए। इसके लिए पीएम किसान योजना के जो आंकड़े हैं उसको एक आधार बनाया जाने का प्रस्ताव है। यानी अब फर्टिलाइजर कंपनियों को सब्सिडी के भुगतान के लिए महीनों सालों इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उनको हफ्ते दर हफ्ते सब्सिडी का भुगतान हो सकेगा जितना वो फर्टिलाइजर बेचेंगी। और एक दूसरा गेम चेंजर यह साबित होगा कि हर बार होता है क्या है बजट में कि फर्टिलाइजर सब्सिडी जितनी डिमांड होती है उससे सरकार कम देती है और फिर बैकलॉग यानी पुराना बकाया रह जाता है। और इस बार क्या होगा, जो संकेत मिल रहे हैं कि शायद पूरी तरह से फर्टिलाइजर सब्सिडी का भुगतान कर दिया जाए। आपको पता होगा चालू कारोबारी साल के लिए सरकार ने 71,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था और 65,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान करके सरकार पूरी सब्सिडी का फर्टिलाइजर सब्सिडी का भुगतान कर सकती है, ताकि आने वाले दिनों में फर्टिलाइजर कंपनियों के ऊपर सब्सिडी का बोझ बकाये के तौर पर ना पड़े। तो एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट आप बजट में देख सकते हैं। चलिए, तो ये दो अहम सेक्टर्स हैं। यहां पर बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पर आपने शानदार तेजी आते हुए देखी है जनवरी के महीने में। डिक्सन टेक्नोलॉजीज देख लीजिए, एम्बर एंटरप्राइजेस देख लीजिए, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स देख लीजिए। ये सब वो कंपनीज हैं जो हार्डवेयर से रिलेटेड हैं और यहां पर आपने बहुत मुनाफा कमाया है। हमारे दोनों कप्तानों की टीम में आपको